मेरे बेटे तस्लीम को 2020 का जो फर्स्ट लॉकडाउन था और रमज़ान का महीना था, उसमें उनको घर से अरेस्ट किया था। डेढ़ साल से मेरा बेटा जेल में है, उस पर यूएपीए लगा दिया जो आतंकवादी वाली धारा है, जबकि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। अथर ने अब बताया मेरे को टॉर्चर किया है देवड़ी में, तलाशी के दौरान मेरे से बदतमीजी करी और मुझे आतंकवादी मुल्ले और जो भी ये बकवास करते हैं इस तरह की, उसमें बहसम बहसी में उन्होंने मुझे 3-4 घंटे तक टॉर्चर किया, मुझे मारा, मेरे कपड़े उतरवा के मुझसे उठक बैठक लगवाई। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। अथर एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था और कपिल मिश्रा का साथी था। कपिल मिश्रा को पिछला इलेक्शन जो इस इलाके से उसने लड़ा था, उसमें जितवाने में अथर खान का अहम रोल था। इस बार जब इलेक्शन हुए, कपिल मिश्रा का फ़ोन आया अथर के लिए, तो अथर ने उसका या तो कोई जवाब नहीं दिया या उसको मना कर दिया। तो जब दंगा भड़का, उसके दो दिन के बाद कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया अथर के पुराने फ़ोटो निकाल के अपनी आईडी से कि ये लड़का जो है दंगा कराने का मास्टरमाइंड है। अथर से उसने बदला लिया। ये मेरे फादर्स ने कुछ लेटर्स लिखे हैं जज को, और अपनी पूरी लाइफ उन्होंने एक बुक फॉर्म में लिखी है। ये उन्होंने काफ़ी पेजेस लिखे हैं डेली राइट से जुड़े हुए। ये जज को उन्होंने लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने पूछा है कि मेरी गलती क्या है, मुझे यहाँ पे 2 साल तक क्यों रखा गया। उन्होंने इसमें लिखा है कि पिक्चर्स में तो बहुत देखा है कि कानून सबकी सुनता है और बेगुनाहों की बहुत हेल्प करता है, उनके साथ इंसाफ करता है। एक कहावत सुनी थी, एक बेगुनाह को बचाने के लिए चाहे 10 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। यूएपीए केस के तहत जो जेल में बंद हैं और सलीम खान उनके घर जा रहे हैं, उनके घर वालों से मिलने के लिए कि क्या सिचुएशन है केस में, मतलब उनका केस जो है वो कहाँ तक बढ़ा है, क्या हो रहा है केस में, और किस तरह से वो प्रोटेस्ट में जो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट था उसमें वो शामिल थे। मेरे शौहर सलीम खान जेल में हैं, लगभग 2 साल हो गए। वो बेगुनाह हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पुलिस ने परेशान कर रखा। शुरू में तो घबराहट हुई थी जब मार्च में 11 मार्च को जब अरेस्टिंग हुई थी तो बहुत घबरा गए थे। लॉकडाउन पड़ा था 3 महीने तक, तो हम लोगों को पता ही नहीं था, कुछ भी फ़ोन भी नहीं, कुछ अता पता भी नहीं, कहाँ ले गए कुछ भी नहीं मालूम। पानी दे दीजिए, पानी दीजिए।
चांदबाग एरिया जहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पे मेरे फादर का ऑफिस है। वो वहाँ पे 30 साल से काम कर रहे हैं। जब ये प्रोटेस्ट चालू हुआ तो ऑल ओवर एरिया वहाँ पे ना घिर गया। वहाँ पे बहुत सारा कैंप लग गया। वहाँ पे आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही ओपन था। हम लोग इस वक्त चांदबाग में हैं। दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है ये। और 2019 में दिसंबर में CNRC का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो इस इलाके में भी हुआ था। ये वो बोर्ड है और कह सकते हैं एंट्री गेट है कॉलोनी का, इलाके का। और इसके बाद ये पूरे रास्तों पे, इस सड़कों पर टेंट लगा था और प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग यहाँ पर। तो जो दंगा भड़का था, हिंसा हुई थी, वो यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था? यहाँ पर तो औरतें बैठी हुई थी और लोग बैठे हुए थे। दंगा तो उधर से जब जिस ओर से आप आए हैं वहाँ से जब आए थे तो वहाँ से जो MLA हैं थे जगदीश प्रधान, वो लोग कुछ लोगों को लेके आए थे। उसके बाद यहाँ पे बहुत हौच पौच हो गया। वहाँ से पुलिस भी आ गई, लोग आमने सामने खड़े हो गए। वो उसके बाद की उस वक्त की बात है। फिर जब एक दूसरे खबरें आई कि झगड़ा हो गया, उधर झगड़ा हो गया, पुलिस ने आके स्टैंड को उखाड़ने की कोशिश की। उसने फिर आंसू का गोला मारा तो उसके अंदर आग लगी। प्रोटेस्ट हो रहा था जब CNRC वाला, तो वहाँ पर जो उनका वो बना हुआ था, मंच बना हुआ था, स्टेज बना हुआ था CNRC वालों ग्रुप का। तो उन लोगों का एक आरोप है कि आप वहाँ पर जो जिस दिन हिंसा हुई है उससे पहले आप लोग अपने लोगों के साथ आए थे, अपने कार्यकर्ता या लोगों के साथ आप भी आए थे वहाँ पर। तो क्या आप वहाँ गए थे सर? नहीं भैया, मैं कहीं नहीं गया। कोई कह रहा तो गलत कह रहा। आप सर कहाँ थे उस वक्त जब हंगामा हुआ? तो मैं अपने घर पे था ना। मैं बल्कि वहाँ था मैं उस दिन अपना कीर्ति नगर। जिस दिन शुरुआत हुई थी हंगामे की, जिस दिन शुरुआत हुई थी मैं कीर्ति नगर में था किसी मिलने वाले के पास। वहीं पता लगा मुझे। ओके, तो आप हिंसा मतलब जो कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो पुलिस ने और लोगों में जो झड़प हुई थी और जो स्टेज बना हुआ था जिसमें आग लग गया था, तो उस टाइम आप लोग वहाँ पहुँचे थे? मुझे स्टेज का कोई पता नहीं, कहाँ थी कहाँ नहीं थी, मैं गया ही नहीं उधर। जो वायलेंस हुआ वहाँ पे चांदबाग एरिया में, तब उस दिन नॉर्मल मेरे फादर यहाँ से नॉर्मल टाइमिंग्स पे अपने 10 o'clock निकले थे। वहाँ पे गए ऑफिस में। जब उनको पता चला कि हाँ यहाँ पे कुछ होने वाला है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी भाग दौड़ मच गई, तब उन्होंने फ़ोन करके मेरी मदर को इन्फॉर्म करा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस हो चुका है। और हम लोगों ने भी ये बोला, मेरी मदर ने स्पेशली, कि आप यहाँ ना आएँ क्योंकि एक ही रूट है, हो सकता है वहाँ पे स्टक फंस जाए वहाँ पे। जब ये सब हो गया 26, जब रतन लाल जी का हमने सुना कि अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन दिस रायट, तब उसके बाद मेरे फादर को पुलिस, गुरमीत जी का जो वहाँ पे IO हैं, उनका फ़ोन आता है। उन्होंने 2-3 बार बुलाया पापा को और पापा ने बहुत पंचुअली अटेंड भी करा इंटेरोगेशन। ऐसा नहीं कि उन्होंने टाल दिया हो या डर गए हों। तो उनका ये कहना था जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, और अच्छी बात है कि अगर मैं किसी लीगल काम को सपोर्ट भी करता हूँ तो ये अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद जब ऑन 11 मार्च को जब उनका एक लेटर वहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा जब लगा दिया गया, तब उस दिन पापा की अरेस्टिंग हो गई। आफ्टर 3 months पापा का एक बार कॉल आया, और जब हम तब उन्होंने मतलब वो हमारे सामने ही एक्चुअली क्राइड इन फ्रंट ऑफ अस, पहली बार लाइफ में। जब हमको डैड देखने के लिए मिले थे लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल में, जब उनकी अरेस्टिंग हुई थी उससे पहले ही वॉज फिट एंड फाइन, बहुत अच्छे दिखते थे। और जब मैं पहली बार उनसे मिली तो मैं पहचान भी नहीं पाई अपने फादर को। इतने थिन और वाइट हेयर और उनका बियर्ड वगैरह, तो आई कांट इवन थिंक कि मेरे डैड ऐसे दिख भी सकते थे। जो FIR 59 है उसको पुलिस ने इतना बल्कि बना दिया है कि जो टीम है लॉयर्स की जो पढ़ने वाली है वो हमें कुछ भी दें, हम उनके नज़दीक, अगर वो हमारे नज़दीक कूड़ा भी है तो हमें उसको पढ़ना पड़ता है पूरे पेज बाय पेज, पता नहीं कहाँ पे हमारी क्या काम की चीज़ हो। तो उससे बहुत टाइम कंज्यूमिंग उसको बना दिया।
और वो टाइम ही तो है कि आपको जेल में ही तो रखना है। आज की तारीख में क्या है कि जेल में रखना एक अपने आप में जो है प्रोसिक्यूशन है कि आपको जेल में रख के सज़ा दे दी, भले ही आप बाद में बरी हो जाओ, बट यू हैव बीन पनिश्ड फॉर योर सम रॉन्ग्स इवन इफ यू हैव डन और नॉट। तस्लीम है वो यूएपीए केस में उनको अरेस्ट किया गया था, वहाँ उनके घर जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कब अरेस्ट किया गया, कैसे किया गया और किस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट था, क्या वो प्रोटेस्ट में शामिल थे, क्या वो दिल्ली के दंगे में शामिल थे। ये सब समझने के लिए, जानने के लिए थोड़ा हम लोग उनके फैमिली वालों से मिल रहे हैं। हम तो उस समय तो जानते, यूपी दिमाग में नहीं था क्या होता है। वो तो पहली बार अरेस्ट किया था तब ये सब नहीं था, उसके बाद दोबारा जब बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए तब यूपीए लगाया। मेरे बेटे तस्लीम को 2020 का जो फर्स्ट लॉकडाउन था और रमज़ान का महीना था, उसमें उनको घर से अरेस्ट किया था। और उसके बाद करीब एक महीने जेल में, मंडौली जेल में रहे। उसके बाद जमानत, वहाँ से जमानत हो गई, जमानत होने के घर पर आ गया। उसके बाद फिर 23 या 22 जून को उन्होंने फिर उसको चेकिंग के लिए बुलाया था। फिर वहाँ से फ़ोन, तस्लीम ने ही फ़ोन किया कि इन्होंने मेरे को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया है और क्राइम ब्रांच ने स्पेशल सेल ने अरेस्ट कर लिया है। बच्चों से झूठ मैं ये बोल रही हूँ, बच्चे सवाल करते हैं अम्मी अब्बू कब आएंगे, तो मैं बोलती हूँ कि बेटा आ जाएंगे, 2-3 महीने बाद आ जाएंगे, कुछ टाइम बाद आ जाएंगे। फिर 2-3 महीने हो जाते हैं, बच्चे तो सवाल करते ही रहते हैं। फिर वो यही कहती है मम्मी आप झूठ बोलती हो, आप बोलती हो कि अब्बू आ जाएंगे, लेकिन अब्बू तो आते नहीं हैं। तो ये झूठ बोलना पड़ता है। बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चों की परवरिश, घर के अखराजात, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का फ्यूचर, सब कुछ खत्म हो गया है। प्रोटेस्ट में जाते थे वो एनआरसी के लिए, मतलब अपने हक के लिए जा रहे थे, लेकिन हमें भी नहीं पता था, ना ही उनको पता था कि ये हमारी जिंदगी में इतना बड़ा मसला बन जाएगा। अपने हक के लिए जाना कोई गलत बात तो है नहीं। सारी दुनिया जानती है, सारा इंडिया जानती है कि जितने भी ये तस्लीम के अलावा भी जितने लड़के इस धारा में जो अरेस्ट हैं, जो किए हुए हैं, जेल के अंदर हैं, सारे फर्जी उन्होंने ये धाराएं लगाई हुई हैं। अब ये तो हुकूमत का है ऊपर के तरफ से, इसी पुलिस भी दबाव है, ऐसे यू पे लगा रही है उन्होंने। सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में बैठता था तो ये तो कोई गैर कानूनी था, तो कानून के अंदर आता है, तो उसमें जाता था। अब उसमें ये इन्होंने जानबूझ के दंगे कराए गए, जो दंगे में उसको फ़ोटो थी, प्रोटेस्ट की फ़ोटो थी उसके पास, प्रोटेस्ट में वहाँ पे खड़ा होता था, तो फोटो जो उन फोटो के बेस पर उसको अरेस्ट किया। तस्लीम साहब जब दंगा हुआ तब घर पे थे, क्योंकि उससे पहले ही रात को प्रोटेस्ट हट गया था और वो घर आ गया था, अपने घर पे था संगम यार में। दंगे में शामिल नहीं थे, दंगे के आसपास नहीं था कोई। और दंगा यहाँ से तो कितनी दूर है, दंगा तो यहाँ से जाफराबाद था और वो यहाँ संगम यार था, यहाँ से तो 40 किलोमीटर दूर है। जिस चीज़ की बुनियाद यानी कि फाउंडेशन ही नहीं है, तो उसका केस में सबूत और गवाह कहाँ से आएंगे। ये है इस केस की नटशेल की कहानी। स्पेशल सेल के पास इतनी बड़ा पैराफर्नेलिया होने के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी 0% भी कोई सबूत और गवाह इस केस में कोई भी ऑफेंस बनाने के लिए या पेश करने के लिए नहीं आया है। यूएपीए के ऑफेंस की बात तो छोड़ ही देते हैं। इसकी ही ये असली वजह है जिसकी वजह से इन्होंने 18,000 पेज की चार्जशीट फाइल की। अगर आप लोग चार्जशीट देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। और फिर जानबूझ के किसी साजिश के तहत ये भी हुआ कि जो प्रोटेक्टेड विटनेसेस थे उनके नाम दे दिए गए कोर्ट में। उसके बाद फिर वो चार्जशीट चेंज होने के लिए दरख्वास्त लगाई। और अब भी किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि ये केस आगे बढ़े। आज तक बेल के ऊपर भी फैसला नहीं हुआ है 6-6 महीने बाद। शादाब के पिताजी आए हुए हैं यहाँ पर, शमशाद साहब आ गए हैं। शमशाद साहब का इस्तकबाल करते हुए हम उन्हें बुला रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। तालियों से इनका स्वागत किया जाए।
यहाँ दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता था। इसी बीच CA NRC का कानून आ गया, तो उसमें प्रोटेस्ट जो चले, मेरा बेटा जॉब भी करता था और प्रोटेस्ट में भी काम करता था, और उसी बीच में वहाँ अचानक दंगा हुआ। दंगा होने के महीने 30 दिन या 35 दिन बाद उसको जो है बुलाया, और बुला कर उससे पूछताछ की। तो उससे पूछताछ करने के बाद उन्होंने जो है छोड़ दिया। फिर उन्होंने पूछताछ की, 5वीं बार में उन्होंने रोका उसे, और रोक करके उस पर मुकदमे कर दिए, और उसके बाद वो जेल में है। जो काला कानून बनाया उसके खिलाफ मेरा बेटा सादाब सभी जगह प्रोटेस्ट में जाता था, मगर मेरे बेटे ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस संविधान के खिलाफ हो। सब काम संविधान के दायरे में रहते हुए किया। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किया, इस देश के तमाम लोगों के लिए काम किया। कहीं कुछ नहीं, ऐसा बयान नहीं, कोई भी कभी भी उसके किसी भी वीडियो को उठाकर देख लो, कोई ऐसा बयान ही नहीं जो किसी को भड़काने वाला हो या किसी को हो। सिर्फ जो संविधान के दायरे में उसने वही बात की है। आप सब जानते हैं और हम लोग सब जानते हैं, पिछले 6-7 साल से हमारे देश में हुकूमत कर रही है। मैं तो यही कहूँगा कि जो इस देश की न्यायपालिका है, मेरा इस पर पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे ने कहीं कोई गलत काम नहीं किया, और इस देश की न्यायपालिका सही और हक बात करेगी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे। जब जुल्म व सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले धरती धड़ धड़ धड़केगी। और जब जुल्म व सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। प्रोटेस्ट के दौरान की वीडियो। अथर 2 जुलाई को यहाँ से गया था, जब इनको स्पेशल सेल वालों ने बुलाया था बात करने के लिए। तो वहीं पर ही थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन आ गया कि हमने अथर को रोक लिया। 2 दिन के बाद हम है ना न्यूज़ में हेडलाइन देखते हैं कि 3 जुलाई की रात को अथर को चांदबाग के इलाके से उनके घर से गिरफ़्तार कर दिया गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अथर तो खुद पेश हुआ था जाकर, ये घर से कौन से घर से गिरफ़्तार करके लेके गए, तो जाहिर है झूठ फैलाया। ये जामिया में जब भीड़ का हिस्सा था प्रोटेस्ट में, ये जब का बाजू पे ये तिरंगा बनवा रहे हैं। एक बात अभी आपने तिरंगा से बात निकल गई है, बहुत सारे लोग ना अब इन लोगों को देख के या इन लोगों की बात करते हैं, जैसे उमर खालिद की बात करते हैं या बाकी लोगों की बात करते हैं, तो उनको ना देशद्रोही समझते हैं। आपको क्या लगता है अख्तर के बारे में? ये देश प्रेमी है, यही असली देश प्रेमी है। जो इनको देशद्रोही कर तो समझते हैं वो अकल के कम है। समाज से शिकायत है क्योंकि वो ये प्रोटेस्ट में लोगों के गिरफ्तार होने के बाद समाज ऐसा हो गया जैसे मुर्दा सा। इनका मेरे ख्याल से एहसासात इस कौम के मर गए। मेरे ख्याल से डर, या तो डर की वजह से कि वो हमारे पास आने को तैयार नहीं, पूछने को तैयार नहीं। हमारे ही लोग, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने जान पहचान वाले कई रिश्तेदार जो हैं उन्होंने तो हमारे फ़ोन भी ब्लॉक कर दिया, शायद इसी डर से कि कहीं हम भी न गिरफ्तार हों। भड़काऊ भाषण दिए और किस किस तरह के जुल्म हुए। देखिए मेरा कारोबार हिंदुओं के साथ ही रहा है और 20 हिंदू जो हैं मेरे करीबी रहे हैं। सारों को छोड़ के सिर्फ एक से मेरी बातचीत है, बाकी कोई मुझसे बात करता नहीं। शायद उनके जहन में यही कि हम लोग जो हैं देश के गद्दार हैं। एक बच्चा यही मोहल्ला पड़ोस का दूसरे बच्चे से 15 अगस्त पे ये कह रहा था, उनने कहा था हम 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाएंगे, तो एक छोटा सा बच्चा
दूसरे मुस्लिम बच्चे से कह रहा है तुम क्यों मनाओगे 15 अगस्त, तुम्हारा मुल्क थोड़ी है, तुम तो पाकिस्तानी हो। तो जब छोटे से बच्चे के जहन में आ गई तो बड़े के जहनों में क्या होगा? आपकी लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से। मीडिया चाहे तो मोहब्बत पैदा करा दे, मीडिया चाहे तो नफरत पैदा करा दे।